Welcome dear student to this lecture of manufacturing processes. We were having a look on a topic of second unit, special casting processes. In special casting processes, we had already covered first one, that is investment casting, in previous lecture. So let's move to the next process in the special casting process, that is centrifugal casting. So now in centrifugal casting there are several different processes. Exactly saying, three processes are there which came under the category of centrifugal casting. So a family of casting processes in which the mold is rotated at high speed, so centrifugal force distributes molten metal to the outer region of cavity. So until now in casting we never seen the movement of mold for distribution of molten metal. अब तक हमने जो भी कास्टिंग पढ़ी है उसमें हमने कभी भी मोल्ड का मूवमेंट नहीं देखा है. हमें मोल्ड को मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मोल्टन मेटल को कैविटी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. बट दिस इज अ फर्स्ट टाइप in which mold is rotated at high speed. एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे मोल्ड को हम रोटेट करते हैं एंड it is well known fact that if this is a axis and one string is attached to it, at the end of the string there is a certain mass. Now if I rotate this axis at very high speed, अगर मैं इस एक्सिस को रोटेट करता हूँ एक हाई स्पीड पे, सो अलॉन्ग विथ इट दिस मास विल ऑल्सो रोटेट. इस एक्सिस के साथ आपकी स्ट्रिंग भी रोटेट होगी और ये मास m जो है ये भी रोटेट होगा. नाउ ड्यू टू रोटेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स which are exerted on this rotating mass. One force which moves away from the axis and another force which moves towards the axis. Exactly वो along the string act करेंगे. एक force होगा ये mass पे act करेगा away from the axis और एक towards the axis. The force which act away from the axis, it is called as centrifugal force, and force which act towards the axis is called as centripetal force. तो दो फोर्स हमेशा बैलेंस होते हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. इसी के वजह से मास एक्सिस से अपना जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रखता है, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर बैलेंस, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल. अगर कोई एक फोर्स एक्सेस हो जाएगा उस केस में मास उस डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सेस होता है तो मास स्ट्रिंग को ब्रेक करके आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is always generated when there is a rotational motion to the object. तो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके हम मोल्टन मेटल को थ्रू आउट द कैविटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम यूज करते हैं. Because of centrifugal force,
a continuous pressure will be acting on the metal as it solidifies. आपके मोल्ड को कंटिन्यूसली रोटेट किया जाता है जब तक वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये until the time of solidification, पूरा सॉलिडिफिकेशन जब तक नहीं होता तब तक कंटिन्यूसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा एक्ट होते रहता है. और क्योंकि सॉलिडिफिकेशन के वक्त मेटल पे फोर्स है, इट गिव्स बेटर डेंसिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. जो मेटल की डेंसिटी मिलती है आपको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में, वो कंपेयर टू एनी अदर मेथड ज़्यादा अच्छी होती है. एनी अदर मतलब हमने अब तक जितनी मेथड देखी है उसमें. द ग्रुप इंक्लूड्स, अब इसमें 3 अलग अलग तरह की प्रोसेस आती है इस ग्रुप में. पहला तो है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेकंड वन इज सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, एंड थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग. So let start with the first method in centrifugal casting, that is true centrifugal casting. एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही मेथड. अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है डिफाइंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कौन सी मेथड एक्सप्लेन करनी है? ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. अनलेस एंड अनटिल दे आस्क फॉर पर्टिकुलर मेथड, आपको हमेशा ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग ही एक्सप्लेन करना है. अगर वो पूछता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल तो सेमी सेंट्रीफ्यूगल आपको एक्सप्लेन करना है, सेंट्रीफ्यूज पूछता है तो सेंट्रीफ्यूज. लेकिन अगर द क्वेश्चन इस तरह से होगा कि एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, तो मतलब वो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में पूछ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट. दिस मेथड, अ मोल्ड ऑफ रोटेशनल सिमेट्री made of steel or graphite is used. मोल्ड कैसे होना चाहिए? एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. और मोल्ड इसमें सैंड से नहीं बनता है. हम अब सैंड कास्टिंग नहीं देख रहे हैं. हम कौन सी कास्टिंग देख रहे हैं? वी आर टेकिंग अ लाइट ऑन स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस है. सैंड कास्टिंग हमने पूरे डिटेल में पहले यूनिट में और दूसरे यूनिट में आधा यूनिट हमने पढ़ लिया है. नाउ दिस इज नॉट अ सैंड कास्टिंग. तो इसमें मोल्ड जो होगा आपका वो कैसे बनेगा? स्टील का या ग्राफाइट का. द मोल्टन मेटल इज पोर्ड while the mold rotates about its axis, which may be horizontal, vertical or inclined at any suitable angle between 0 to 90 degree. किस तरह से हो सकता है मोल्ड? वो एक तो हॉरिजॉन्टल होगा इस तरह से. सपोज ये सिलेंड्रिकल मोल्ड है और इस एक्सिस के अलॉन्ग ये हमेशा रोटेट होता रहेगा. यहाँ पर एक इस तरह से मैकेनिज्म लगाया जाता है जिससे आप मोल्टन मेटल को पोर कर सकते हो. तो यहाँ से आपका मोल्टन मेटल पोर होगा और ये मोल्ड कंटिन्यूसली रोटेट होगा. रोटेशन की वजह से जो मोल्टन मेटल है वो कैसे हमेशा फ्लो होगा? द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल विल बी अवे फ्रॉम द एक्सिस. हमेशा अवे फ्रॉम द एक्सिस रहेगा. जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर में, उससे अवे फ्लो करेगा. तो एक तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है मोल्ड, या फिर वर्टिकल हो सकता है. अगर वर्टिकल होता है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, इसके अलॉन्ग ये रोटेट करेगा. और इट मे बी इंक्लाइंड. ये अगर 90 डिग्री एक्सिस है और ये 0 डिग्री एक्सिस है, तो ये मोल्ड कहीं पर भी इंक्लाइंड हो सकता है. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस तरह से भी मोल्ड हो सकता है आपका, और ये इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा. तो इन 3 पोजीशन पे हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड. While rotating, the molten metal is carried to the wall of cavity by centrifugal force. The force also hold the metal until it solidifies. क्या होता है? रोटेट मोल्ड क्योंकि रोटेट हो रहा है, मोल्टन मेटल हमेशा कहाँ पे रहेगा? एट द वॉल ऑफ द कैविटी. ये अगर आपका मोल्ड है
और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है डॉटेड जो है वो, तो मोल्टन मेटल हमेशा यहाँ पर रहेगा। जो मैं पिंक से अब मार्क कर रहा हूँ वो मोल्टन मेटल की पोजीशन रहेगी। सेंटर में मोल्टन मेटल कभी नहीं रहेगा, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ये एक्सिस से जितना दूर होगा मटेरियल उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा रहेगा, और जितना एक्सिस से नज़दीक होगा उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम रहेगा। इसलिए मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पर अप्लाई होगा? इस वॉल के ऊपर, जो मोल्ड की वॉल है, आउटर वॉल, वहाँ पर। इसलिए मेटल हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वॉल के पास रहेगा, और सेंटर में आपको कैविटी मिलेगी। मतलब आपको यहाँ पर सेंटर में कैविटी जनरेट करने के लिए कोर की ज़रूरत नहीं है। नो कोर इज रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग द कैविटी इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंटर में बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कैविटी जनरेट होगी हमेशा। द थिकनेस of the casting wall can be controlled by controlling the amount of molten metal in the mold. कास्टिंग की थिकनेस, मगर अगर एक सिलेंड्रिकल मोल्ड है, हम वीडियो देखेंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे एक्चुअली प्रोडक्ट बनता है और किस शेप का प्रोडक्ट बनता है। तो आपको अगर फाइनल प्रोडक्ट का थिकनेस डिसाइड करना है तो वो कौन डिसाइड करेगा? आप कितने अमाउंट में मोल्टन मेटल उसमें पोर करते हो मोल्ड में। अगर कम मोल्टन मेटल पोर करते हो तो आउटर डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि आपका मोल्ड मटेरियल हमेशा, मोल्टन मेटल हमेशा कहाँ जाएगा? मोल्ड के आउटर वॉल पर, तो वो डायमेंशन हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन थिकनेस कौन डिसाइड करेगा? आप मोल्टन मेटल कितना ऐड करते हो, हाउ मच मोल्टन मेटल इज poured into the cavity or mold. It decides the thickness of the final product. The molten metal solidifies forming a hollow casting without use of central core. ये मैंने पहले बताया था, hollow casting बनती है हमेशा, क्योंकि सेंटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियस के अकॉर्डिंगली बढ़ता है, जितनी रेडियस बढ़ेगी उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और सेंटर में रेडियस है ज़ीरो, तो सेंटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? ज़ीरो। तो ये कास्टिंग हमेशा हॉलो होती है। जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बनती है वो हमेशा हॉलो होती है सेंटर में। द आउटसाइड ऑफ द मोल्ड इज वाटर कूल्ड टू एक्सेलरेट सॉलिडिफिकेशन। मोल्ड की बाहर की वॉल कभी कभी वाटर कूल की जाती है ताकि सॉलिडिफिकेशन तुरंत स्टार्ट हो। इफ रिक्वायर्ड द आउटर कंटूर ऑफ द कास्टिंग कैन बी वेरीड while the inside remains cylindrical. आप इस तरह से मोल्ड बना सकते हो रेक्टेंगुलर, जो सेंटर के अलॉन्ग रोटेट होगा। सर्कुलर मोल्ड बना सकते हो, इवन हेक्सागोनल मोल्ड भी बना सकते हो। बाहर से आप कोई भी शेप दे सकते हो, इरेगुलर शेप भी दे सकते हो, लेकिन ये मोल्ड हमेशा क्या होगा? रोटेट होगा। चाहे वो रेक्टेंगुलर होगा तो भी वो सेंटर के अलॉन्ग रोटेट होने वाला है, सर्कुलर होगा तो भी रोटेट होगा, इस शेप का होगा तो भी रोटेट होने वाला है, और इरेगुलर होगा तो भी रोटेट होने वाला है। सो ड्यू टू रोटेशन द फाइनल प्रोडक्ट विच इज जनरेटेड इज ऑलवेज लाइक, फाइनल प्रोडक्ट जो जनरेट होगा वो हमेशा कैसे होगा? इस तरह से। आउटर वॉल जो मोल्ड का शेप है, जो आपने शेप चूज़ किया है उसी का रहेगा, आउटर वॉल उसी शेप का रहेगा। मतलब रेक्टेंगुलर अगर मोल्ड है तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, सेंटर सर्कुलर और आउटसाइड डायमीटर रेक्टेंगुलर। क्योंकि रोटेशन के वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आपका सेंटर हमेशा कैसे रहेगा? सर्कुलर। और आउटर डायमेंशन या आउटर शेप किस पे डिपेंड होगा? आपके मोल्ड का शेप। आपका मोल्ड रेक्टेंगुलर है तो आपका प्रोडक्ट भी बाहर से रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन इंटरनल जो होल होगा वो हमेशा सर्कुलर ही होगा। तो इस इरेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट में भी हमेशा सेंटर जो होगा वो सर्कुलर ही होगा और वो हॉलो रहेगा। आउटसाइड आपका किसी भी शेप का हो सकता है।
तो ये आपकी डायग्राम है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की। मोल्ड देखिए कितना सिंपल है। दो रोलर के बीच में इस मोल्ड को सपोर्ट किया जाता है। ये मैं टॉप से देख रहा हूँ, ये डायग्राम टॉप से है, तो ये रोलर नीचे से है। रोलर जैसे रोटेट होंगे, इस रोलर के फ्रिक्शन की वजह से मोल्ड भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और रोलर को कौन रोटेट कर रहा है? ये मोटर। तो ये मोल्ड है आपका। मोल्टन मेटल के लिए मोल्ड में कोई भी गेटिंग सिस्टम नहीं है। एक्चुअली एक बाहर अलग से आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे आप मोल्टन मेटल को मोल्ड में पोर कर सको। मोल्ड में कोई भी गेटिंग सिस्टम नहीं है। मोटर से रोलर रोटेट होंगे और उसके फ्रिक्शन की वजह से आपका मोल्ड भी रोटेट होगा। तो यहाँ जो ग्रे कलर में आपको दिख रहा है वो है मोल्टन मेटल या कास्टिंग। ग्रे कलर में मेटल है। तो आप देख रहे हो उसका शेप, थिकनेस डिपेंड करता है आप कितना मोल्टन मेटल इसमें पोर करते हो। कम मेटल पोर करोगे तो थिकनेस कम रहेगा, ज़्यादा मेटल पोर करोगे तो थिकनेस बढ़ता जाएगा। इसमें से कौन सा शेप का ऑब्जेक्ट बाहर निकलेगा? पाइप शेप का ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है क्या हो रहा है। मोल्टन मेटल आप पोर कर रहे हो। अब यहाँ आपको एक छोटे छोटे ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं। वो डॉट यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ ध्यान दीजिए, ये डॉट है। ये डॉट धीरे धीरे आउटर सरफेस से लेके सेंटर की तरफ मूव हो रहा है। मोल्टन मेटल पोर हुआ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटर वॉल की तरफ जाएगा। वो ब्लैक डॉट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। वो ब्लैक डॉट आउटर वॉल से इनर सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दीज डॉट्स आर नथिंग बट नॉन मेटेलिक मटेरियल। अब आप कहेंगे कि यहाँ नॉन मेटेलिक मटेरियल कहाँ से आया? तो नॉन मेटेलिक मटेरियल आर नथिंग बट ऑक्साइड ऑफ द मेटल। जब आप मेटल पोर करते हो तो hot metal get reacted with the oxygen in the air and oxide is formed। अब जब ऑक्साइड फॉर्म होता है तो हमने पहले ही देखा था कि उसकी डेंसिटी कैसे होती है? लेस देन मेटल। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स also डिपेंड अपॉन वेट ऑफ द मटेरियल। मतलब मटेरियल का वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा। वेट जितना कम होगा उतना ही उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम एक्ट करेगा। इसीलिए जब नॉन मेटेलिक मटेरियल, जो यहाँ ब्लैक डॉट से शो किया, मेटेलिक मटेरियल मेटल में आ जाता है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम एक्ट करता है बिकॉज इट हैज़ लेस डेंसिटी। और मेटल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा क्वांटिटी में एक्ट होता है बिकॉज इट हैज़ लार्जर डेंसिटी कंसिडर टू द स्लैग। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो आपका स्लैग होता है वो सेंटर की तरफ जमा हो जाता है और वहाँ से आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हो। आपके एक्चुअल कास्टिंग में कभी भी नॉन मेटेलिक पार्ट नहीं रह पाएगा ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो सेंटर की तरफ आ जाएगा और मेटल के ऊपर ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो आउटर वॉल की तरफ चला जाएगा। इस डायग्राम में आपको पूरा वर्किंग क्लियर होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मेटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है अलॉन्ग द वॉल ऑफ द मोल्ड। ये मोल्ड कंटिन्यूसली रोटेट होता रहेगा। सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, rather true centrifugal casting. Now, what are the basic advantage of true centrifugal casting? The first one, जो हमने पिछले डायग्राम में देखा था, मैंने अभी आपको समझाया था, इम्प्योरिटीज यानी नॉन मेटेलिक पार्टिकल जिनकी डेंसिटी कम है, उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज वही है कि इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। रिलेटिवली लाइटर इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, slag, oxides and gases floats more quickly towards the center of the rotation from where they can be easily removed by giving a clean metal casting। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कास्टिंग में कभी इम्प्योरिटी नहीं रहेगी। उसकी हमेशा इम्प्योरिटी की डेंसिटी कम होती है
एंड ड्यू टू लोअर डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम एक्ट होगा या लेसर क्वांटिटी में एक्ट होगा, और वो हमेशा कहाँ पर जाएगी इम्प्योरिटीज, सेंटर की तरफ। और प्योर मेटल हमेशा वॉल की तरफ रहेगा, जो आपकी एक्चुअल रिक्वायर्ड पोजीशन है कास्टिंग की, वहाँ हमेशा प्योर मेटल रहता है। कोई भी इम्प्योरिटीज मेटल में नहीं आ सकती अगर आप सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग यूज़ करते हो तो। डेंस एंड फाइन ग्रेन मेटल कास्टिंग इज प्रोड्यूस बाय दिस टेक्निक। डेंसिटी हमेशा बहुत अच्छी रहती है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंटिन्यूसली मेटल पे एक्ट होता है, और इस कंटिन्यूस फोर्स की वजह से डेंसिटी आपको अच्छी मिलती है। Except with casting having greater thickness, there is a proper directional solidification from outside towards inward of the casting. डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मिलता है, ये तीसरा बड़ा एडवांटेज है। हमने अभी तक डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन बहुत बार देखा है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में इजीली अचीव होता है कंपेयर टू अदर कास्टिंग। नो नीड ऑफ सेंट्रल कोर टू मेक पाइप और ट्यूब। पाइप या ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये सबसे बेटर मेथड है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, क्योंकि इसमें कोर लगाने की और कोर मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इटसेल्फ वी गेट द हॉलो कास्टिंग लाइक पाइप एंड ट्यूब। आपका आउटर शेप कुछ भी हो सकता है, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, लेकिन इनर शेप हमेशा कैसे मिलेगा आपको, सर्कुलर। सो दैट इज द फोर्थ एडवांटेज। नो गेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। गेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप हम इसमें बनाते ही नहीं है। इसमें हमेशा सिमेट्रिकल शेप बनते हैं, और आपको बस मेटल पोर करने के लिए एक अरेंजमेंट होनी चाहिए, बाकी किसी भी गेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। ओनली पोरिंग के लिए एक चैनल होना चाहिए बस, वो भी मोल्ड का पार्ट नहीं होता है, वो चैनल मोल्ड का पार्ट नहीं होता। तो इस केस में मोल्ड जो आपको बनता है वो बहुत ही सिंपल मोल्ड होता है, उसमें बहुत कॉस्ट आपको नहीं लगती है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? लिमिटेड टू सर्टन शेप, सिमेट्रिकल शेप ही बन सकते हैं। इक्विपमेंट कॉस्ट इज हाई, क्योंकि आपको रोटेशन देना है पूरे के पूरे सिस्टम को, तो इक्विपमेंट थोड़े कॉस्टली होते हैं इसके। स्किल्ड वर्कर आर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अभी तक पूरा का पूरा कास्टिंग कैसे होता था, मोल्ड स्टेशनरी रहता था, इसमें मोल्ड मूवेबल है, इसलिए जो वर्कर आपको रिक्वायर्ड रहेंगे वो हमेशा स्किल्ड वर्कर रहेंगे। Now, what are the major application of the centrifugal or basically true centrifugal casting? Bearing of electric motors and industrial machineries, इसके मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेंगे, सर्कुलर शेप के, सिलेंड्रिकल शेप के। तो बेयरिंग्स इलेक्ट्रिकल मोटर के लिए, कास्ट आयरन पाइप्स, अलॉय स्टील पाइप्स, ट्यूबिंग, गन बैरल एंड बुशिंग। देखिए आजकल तो नहीं बनता है गन बैरल, लेकिन पुराने ज़माने में जो गन बनती थी उसके बैरल्स वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनते थे। आज भी आर्टिलरी के जो बैरल होते हैं, आपने ये देखा होगा टैंक में आर्टिलरी फायर करने के लिए जो बैरल लगते हैं वो आज भी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनते हैं। तो बहुत तरह के पाइप्स, गन के बैरल्स ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से आप बना सकते हो, हॉलो चीज़ें। लाइनर फॉर आईसी इंजन सिलेंडर के लिए लाइनर्स लगते हैं, उसके साइज़ को प्रॉपर डायमेंशन में लाने के लिए वो लाइनर्स भी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनते हैं। सो दिस इज ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। बिफोर गोइंग टू सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, लेट्स वॉच वन वीडियो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, तो दिस इज एक्चुअली अ लैडल। एक लैडल से दूसरे लैडल में मोल्टन मेटल डाला जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो ऑक्साइड से वजह से स्लैग जमा होता है ऊपर, उस स्लैग को रिमूव करने के लिए। देखिए ये स्लैग है,
अब देखिए मोल्ड किस तरह से है, बहुत छोटा सा मोल्ड है तो इजीली समझ में आएगा। देखिए दिखाई दे रहा है। अभी जो हमने डायग्राम देखी थी 2 डायमेंशन में और इस डायग्राम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, दिस इज अरेंजमेंट फॉर पोरिंग द मोल्टन मेटल। ये रोलर है यहाँ पर, इस रोलर की वजह से आपका ये आपका मोल्ड है जो रोलर की वजह से रोटेट हो रहा है। और रोलर को कौन रोटेट कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रिकल मोटर है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर से पावर जाएगी रोलर के ऊपर। यहाँ इस तरफ भी एक रोलर है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये रोलर पहले रोटेट होगा, रोलर फ्रिक्शन की वजह से इस मोल्ड को हाई स्पीड से रोटेट करेगा। मोल्टन मेटल आप यहाँ से पोर करोगे, ये मोल्ड के अंदर जाएगा। क्योंकि मोल्ड रोटेट हो रहा है तो मोल्टन मेटल हमेशा कहाँ पर आने की कोशिश करेगा? मोल्टन मेटल हमेशा इस आउटर वॉल पर आने की कोशिश करेगा। यहाँ आप देख सकते हो सेंटर हमेशा हॉलो रहता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेंटर में आपको हमेशा होल मिलेगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ड्यू टू हाई वेलोसिटी मोल्टन मेटल गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है मोल्टन मेटल वेलोसिटी की वजह से या रोटेशन की वजह से। यहां से आपको किस शेप के ऑब्जेक्ट मिलेंगे? पाइप शेप के ऑब्जेक्ट। देखिए ये पोरिंग इक्विपमेंट आप निकाल भी सकते हो। ये पोरिंग इक्विपमेंट ये रिमूवेबल होता है। अब ये कब तक रोटेट होगा? जब तक ये कूल डाउन नहीं होता है पूरी तरह से। देखिए सेंटर पूरी तरह से हॉलो है। रोलर देखिए आपने किस तरह से लगे हुए हैं, और इसी रोलर की वजह से वो क्या होता है? मोल्ड रोटेट होता है। तो दिस इज सिंपल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ये तो वर्कशॉप का एग्जांपल था। एक एग्जांपल हम देखते हैं एक्चुअल इंडस्ट्री में लार्ज साइज के पाइप किस तरह से सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनते हैं। यहां पर जो आपको दिख रहा है दिस इज द मोल्ड, और आप उसका साइज देख सकते हो। ये भी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, और ये बहुत लार्ज साइज का पाइप बनाने के लिए यूज में होने वाली सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है। अब मोल्ड का साइज देख सकते हो एज कंपेयर टू ए ह्यूमन। नाउ इट इज रोटेटिंग विद द हाई वेलोसिटी। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम होगा मोल्टन मेटल को पोर करने के लिए। देखिए मोल्टन मेटल को पोर किया, वेलोसिटी की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मोल्टन मेटल हमेशा आउटर वॉल की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और हॉलो प्रोडक्ट बनाने के लिए कोर की ज़रूरत नहीं होती है। और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी मिलती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में। बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ, बस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। यहाँ से पोरिंग हुआ है, पोरिंग इक्विपमेंट इस तरफ से लगा हुआ था।
नाउ पोरिंग इज कंप्लीटेड। ये देखिए, ये पोरिंग इक्विपमेंट है, ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये पोरिंग इक्विपमेंट है। अब ये पीछे की तरफ लेके जाना स्टार्ट हो गया है क्योंकि पोरिंग अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट विल अलाउ टू कूल डाउन, लेकिन कूलिंग के वक्त भी आपका रोटेशन चलता रहता है, ड्यू टू विच कंटिन्यूसली प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मोल्टन मेटल वाइल सॉलिडिफिकेशन। उसकी वजह से ही आपको अच्छी डेंसिटी मिलती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में। अभी भी पूरी तरह से कूल डाउन नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। नाउ इट इज रिमूविंग द कास्टिंग। मोल्ड के अंदर से कास्टिंग को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि बहुत लार्ज साइज है, तो ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। कास्टिंग का साइज बहुत लार्ज है। नाउ दिस इज द कास्टिंग, देखिए कितनी लार्ज शेप की कास्टिंग है। दीज पाइप्स आर यूज फॉर ऑयल ट्रांसपोर्ट। ये जो अंदर से बाहर आ रही है अभी, ये कास्टिंग है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट, अब इसका आउटर साइज भी सर्कुलर है, इनर तो हमेशा सर्कुलर रहेगा ही, लेकिन आउटर साइज कुछ भी हो सकता है। आउटर शेप आपका रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, आप जिस शेप का मोल्ड बनाओगे उसी शेप का आपका आउटर बनेगा। सो दिस इज द ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल सी सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का मतलब क्या होता है ये अपन देखेंगे। In this process, the mold rotates about its vertical axis. सबसे पहला डिफरेंस तो ये है सेमी सेंट्रीफ्यूगल और ट्रू सेंट्रीफ्यूगल में कि यहाँ हमेशा मोल्ड कैसे रोटेट होता है, अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल में किसी भी एक्सिस के अलोंग वो रोटेट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड भी। लेकिन सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हमेशा मोल्ड कैसे रोटेट होगा, अलोंग द vertical axis only. The molten metal is poured through a central sprue and flows towards by the centrifugal force. The central sprue also act as a riser. देखिए, the molten metal is poured through a central sprue and flows outward by the centrifugal force. The central sprue also act as a riser. ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोई भी गेटिंग सिस्टम नहीं होता है, मोल्ड में किसी भी तरह का गेटिंग सिस्टम नहीं होता है। लेकिन सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, सेंट्रल स्प्रू, और वही सेंट्रल स्प्रू, वो स्प्रू भी होता है और वही सेंट्रल स्प्रू एज अ राइजर भी एक्ट करता है। सो देर इज अ सिंगल एलिमेंट ऑफ गेटिंग सिस्टम दैट इज अ स्प्रू विच ऑल्सो एक्ट एज अ राइजर। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ गेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है दैट इज स्प्रू विच एक्ट एज अ राइजर, और सिंपल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में या ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोई भी गेटिंग सिस्टम का एलिमेंट मोल्ड में नहीं होता है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। इफ सेंट्रल होल इज रिक्वायर्ड देन अ कोर में बी यूज। इस केस में आपको सेंटर में बाय डिफ़ॉल्ट होल नहीं मिलेगा। अगर आपको होल चाहिए तो कोर का यूज़ करना पड़ेगा। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग डू नॉट रिक्वायर्ड कोर फॉर अ सेंट्रल होल। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होल जनरेट होता है, यहाँ पर सेंटर होल जनरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे हम डायग्राम देखेंगे मैं आपको और क्लियरली उसको एक्सप्लेन करूँगा। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज लो, so centrifugal force and pouring pressures are also low. Therefore, the impurities are not collected at the center as effectively as true centrifugal casting.
जो स्पीड ऑफ रोटेशन होता है मोल्ड का वो यहाँ पर कम होता है कंपेयर टू द ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, और जितना स्पीड कम होगा उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम एक्ट करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था कि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इम्प्यूरिटीज आर कलेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि वहाँ स्पीड बहुत हाई होता था, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में। इट इज़ नॉट दैट मच इफेक्टिव। वो क्या कहता है, द इम्प्यूरिटीज आर नॉट कलेक्टेड एट द सेंटर एज इफेक्टिवली एज ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसमें भी कलेक्ट होती है बट नॉट एज इफेक्टिवली एज ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। उतना अच्छा तरह से वो इम्प्यूरिटीज कलेक्ट नहीं करता है कौन, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। और जनरली ये बाय डिफॉल्ट होल भी जनरेट नहीं करता। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज साइज सिमेट्रिकल कास्टिंग सच एज डिस्क, पुलीज, गियर, स्पोक, व्हील्स। देखिए प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बनते थे, रेक्टेंगुलर, इस तरह के प्रोडक्ट बनते थे। सेंटर में मैं डॉटेड बना रहा हूँ, मतलब क्या है, ये होल है। सिलेंड्रिकल या हॉलो सिलेंड्रिकल प्रोडक्ट आपके ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में बनते थे, लेकिन सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में किस तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके, इस तरह के डिस्क शेप के प्रोडक्ट, गियर ब्लैंक, व्हील्स, पुलीज, स्पोक व्हील्स। स्पोक व्हील यानी अलॉय व्हील जो आपने देखे होंगे गाड़ियों में, जो अलॉय व्हील लगते हैं, ये सारे डिस्क शेप के प्रोडक्ट है। दीज आर नॉट द सिलेंड्रिकल शेप प्रोडक्ट। इसमें हाइट कम है, सिलेंडर में हाइट बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज हाइट प्रोडक्ट। दीज आर वेरी स्मॉल हाइट प्रोडक्ट। तो इसमें कम हाइट के प्रोडक्ट बनते हैं, और ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में लार्ज हाइट के यानी सिलेंड्रिकल प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ डिस्क शेप प्रोडक्ट बनते हैं। दैट इज द मेजर डिफरेंस। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। In semi-centrifugal casting ensures purity and density at the extremities of the casting such as cast wheel and pulley। देखिए यहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है, बट स्टिल देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोल्टन मेटल थ्रू आउट द कैविटी। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इम्प्यूरिटीज इतनी अच्छे से कलेक्ट नहीं होगी सेंटर में, लेकिन फिर भी सेंटर में ही इम्प्यूरिटी रहेगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जहाँ एग्जैक्टली हार्डनेस या डेंसिटी रिक्वायर्ड है वहाँ पर आपको डेंस पोर्शन मिलेगा, और सेंटर में कम डेंस पोर्शन मिलेगा। मीन्स अगर ये आपकी एक डिस्क है जो मैं सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनाता हूँ, तो इस डिस्क में आपको सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर मिलेगी, एक्सटर्नल पोर्शन पर। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा डेंस रहेगा। सपोज दिस इज अ पुली, तो इस पोर्शन में डेंसिटी बहुत अच्छी रहेगी। और सबसे खराब डेंसिटी कहाँ पर रहेगी आपकी, इस पोर्शन में, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेशनल स्पीड कम होने की वजह से यहाँ पर सबसे कम होगा अगर ये एक व्हील है तो। और अगर मैं कहता हूँ कि आपको सेंट्रीफ्यूगल सबसे ज़्यादा हार्डनेस व्हील में कहाँ पर रिक्वायर्ड है, सबसे ज़्यादा हार्डनेस रिक्वायर्ड होता है एक्सटर्नल पोर्शन पर, क्योंकि वही पोर्शन कांटेक्ट में आता है। सेंटर में क्या होता है, सेंटर में तो एक्चुअली होल होता है, यहाँ पर तो वह वैसे भी वो होल बनाने वाला हूँ। तो यहाँ आपको कम भी डेंसिटी मिली तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से डिस्क शेप प्रोडक्ट जिसको सेंटर में होल है वो बनाना सबसे बेटर रहता है, क्योंकि आपको जहाँ रिक्वायर्ड है आउटर पोर्शन पे हमेशा क्या मिलेगा, आउटर पोर्शन पे हमेशा क्या मिलेगा, अच्छी डेंसिटी मिलेगी इस पोर्शन पे। और जहाँ आपको लो डेंसिटी मिलेगी उस पोर्शन पे आपको वैसे भी डेंसिटी की ज़रूरत नहीं है। सो इट गिव्स बेटर डेंसिटी एट द पोर्शन वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड,
जहाँ रिक्वायर्ड है वहीं पर वो बेटर डेंसिटी देता है, यानी रिक्वायरमेंट के अलॉन्गली ये बेटर है हमारे लिए. दैट्स वाई इट इज़ अ एडवांटेज. Since the poor structure forms at the center of the casting, it can be readily machined out if not required. पुअर क्वालिटी का स्ट्रक्चर आपको कहाँ पर मिलता है? सेंटर में. और सेंटर में जनरली डिस्क शेप क्या होता है? होल. चाहे वो गियर हो, गियर में भी सेंटर में होल रहता है, व्हील में भी सेंटर में होल रहता है. तो जहाँ आपको पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है वहाँ तो आप वैसे भी होल ही बनाने वाले हो. सो दिस इज डायग्राम ऑफ सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. आप थोड़ा डिफरेंस ऑब्जर्व कीजिए. दिस इज अ मोटर, मोल्ड कैविटी. ये पोर्शन आपका मोल्ड कैविटी है. ये एक्चुअली क्या है? व्हील है. ये सेक्शन है, एक्चुअली ये व्हील है. पोरिंग बेसिन, ये सेंटर आपका पोरिंग बेसिन है और वही पोर्शन एज अ राइजर भी एक्ट करेगा. तो ऊपर से आपको एक पोरिंग बेसिन इस मोल्ड में बनाना पड़ता है, जबकि ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में अपने पोरिंग बेसिन नहीं बनाना पड़ता. और सेंटर में क्योंकि आपको होल चाहिए तो यहाँ आपको कोर भी प्रोवाइड करनी पड़ती है. इट विल नॉट जनरेट अ सेंट्रल होल ऑटोमेटिकली, जो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में ऑटोमेटिकली डेवलप होता है. तो एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक है? बस यही आपका प्रोडक्ट है, दिस डिस्क शेप. बाकी बची हुई आपकी गेटिंग सिस्टम है. और सेंटर में येलो शेप का क्या है? येलो कलर का क्या है? आपका कोर है. सो दिस इज 3 डायमेंशनल कट सेक्शन. यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. एग्जैक्टली सेम इसका मोल्ड का वो 3 डायमेंशनल कट सेक्शन है. सो दिस वन इज़ अ कैविटी. ये आपकी कैविटी हो गई. और ये आपका है पोरिंग बेसिन, जहाँ से आप मोल्टन मेटल आप देख सकते हो पोर किया जा रहा है. अब ये क्योंकि पूरा का पूरा मोल्ड रोटेट हो रहा है, ये इस तरह से रोटेट होगा मोल्ड. मोल्टन मेटल आपका यहाँ से अंदर आएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कहाँ पर जाएगा? कैविटी में. मोल्टन मेटल ग्रेविटी की वजह से यहीं पर आ रहा है, ऊपर से नीचे तक. लेकिन यहाँ से वो आउटर कैविटी तक कैसे पहुँच रहा है? ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो ये पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मोल्टन मेटल फ्लो नहीं हो रहा है. आधा मोल्टन मेटल यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से फ्लो हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेमी सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है. लेकिन ट्रू सेंट्रीफ्यूगल में मोल्टन मेटल मोल्ड में ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्लो होता है. इट डू नॉट रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड होता है. सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस. डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है. सो बिफोर गोइंग टू द थर्ड टाइप, लेट्स वॉच एन एनिमेशन ऑफ द सेमी सेंट्रीफ्यूगल. वॉच केयरफुली. देख रहे हो आप? यह अलॉय व्हील का कास्टिंग है. देखिए ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ये इम्प्योरिटीज़ है या स्केल है. नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. स्केल रिमूव कर दी तो आपको प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा. सो दैट इज द सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूज्ड कास्टिंग. ये भी पूरी तरह से ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग नहीं होता है और इसमें भी वर्टिकल होते हैं पोर्शन. बट द मेजर डिफरेंस, इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट इन अ सिंगल सेटअप. सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में एक बार में एक ही लार्ज साइज प्रोडक्ट मिलता है आपको. सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में एक बार में एक ही डिस्क शेप का प्रोडक्ट मिलता है.
But in centrifuge casting at a same time we get the multiple smaller product. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पहले दो कास्टिंग और थर्ड कास्टिंग का. इसमें भी वर्टिकल अरेंजमेंट होता है. This process is useful for obtaining large number of small size casting or irregular shapes. सॉरी, वो ऑफ होना चाहिए, ऑफ irregular shapes. मतलब यहाँ पर एक सिंगल सेटअप में आपको क्या मिलेंगे? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज कास्टिंग्स. लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज कास्टिंग. और बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ इरेगुलर शेप के भी कास्टिंग आपको मिल सकते हैं. ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में सिमेट्रिकल शेप होता था जो सिलेंड्रिकल होता था, मगर वो कैसे होना चाहिए? सिमेट्रिकल. सेमी सेंट्रीफ्यूगल में भी डिस्क शेप होता था बट स्टिल इट इज अ सिमेट्रिकल बिकॉज गियर, टायर, कास्टेड टायर और अलॉय व्हील्स, पुलीज, व्हील्स, रेलवे के व्हील जो होते हैं वो सारे कैसे? सिमेट्रिकल शेप के. उसमें थिकनेस कम होता है या हाइट कम होती है बट दे आर स्टिल इन सिमेट्रिकल शेप. लेकिन यहाँ पर आपको इरेगुलर शेप के कास्टिंग भी आप बना सकते हो इन सेंट्रीफ्यूज्ड कास्टिंग. The axis of rotation of casting and mold are not same. मोल्ड की एक्सिस ऑफ रोटेशन और कास्टिंग की एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम नहीं होती है. ये क्यों है? ये आपको डायग्राम के साथ ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा. सेवरल मोल्ड्स आर लोकेटेड रेडियली अबाउट अ वर्टिकली अरेंज राइजर और स्प्रू विच फीड्स द मोल्टन मेटल इनटू द कैविटी थ्रू नंबर ऑफ रेडियल गेट्स. देखिए ये सबसे बड़ा और डिफरेंस हो गया. इसमें गेट्स भी होते हैं. ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोई भी गेटिंग सिस्टम का एलिमेंट नहीं था, एक भी एलिमेंट नहीं था गेटिंग सिस्टम का. सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में एक स्प्रू था, वो स्प्रू एज अ राइजर भी एक्ट करता था. लेकिन सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग में सेंट्रल स्प्रू तो होता ही है लेकिन उसके साथ बहुत सारे गेट्स भी होते हैं जो रेडियल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं. कास्टिंग कैविटीज आर लोकेटेड नियर द आउटर पेरिफेरी ऑफ द मोल्ड. मोल्ड के आउटर पे जहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर कैविटीज़ को रखा जाता है. और बहुत सारी कैविटीज़ होती है जो थ्रू आउट द रेडियस डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. द एंटायर मोल्ड इज रोटेटेड विद द सेंट्रल स्प्रू. सेंट्रल स्प्रू एज अ सेंटर पूरे मोल्ड को रोटेट किया जाता है. विच एक्ट एज अ एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन. मोल्ड के लिए स्प्रू एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन का काम करता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूसेस sufficient pressure to force the molten metal into cavities through radial gates. स्प्रू से मोल्टन मेटल छोटे छोटे कैविटी में किसके वजह से जाता है? ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और कहाँ से जाता है? रेडियल गेट के थ्रू. वो स्प्रू से रेडियल गेट में जाएगा और रेडियल गेट से कैविटीज़ में जाएगा, जो कैविटीज सिचुएटेड है एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ मोल्ड. So major advantage of this casting: obtain casting of better quality irregular shape के casting के लिए. प्रोड्यूस कास्टिंग मोर इकोनॉमिकली क्योंकि एक सेटअप में मल्टीपल कास्टिंग बनती है आपकी. कास्ट पार्ट विच कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरी प्रोड्यूस बाय अदर मेथड्स. ये इस मेथड से बनाए जा सकते हैं. देखिए ये डायग्राम है सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग. ये टॉप व्यू है आपका. टॉप व्यू में बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन इतना ध्यान में रखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं दिस सर्कुलर पोर्शंस जो मैंने एरो से मार्क कर रहा हूँ, दीज आर नथिंग बट द कैविटीज. ये छोटी छोटी कैविटीज़ है. और आपका स्प्रू कहाँ पर है? योर स्प्रू इज एट द सेंटर. ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है दिस इज अ स्प्रू. ये फ्रंट व्यू में ज़्यादा क्लियर होगा. दिस वन इज अ स्प्रू. दिस इज नथिंग बट अ रेडियल गेट. और आपकी एक्चुअल कैविटी कहाँ पर है? दिस वन इज अ एक्चुअल कैविटी. दिस विल बी मोर क्लियर इन अ 3 डायमेंशनल व्यू लाइक दिस. देखिए
यहाँ ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब एक्चुअल जो कास्टिंग प्रोडक्ट है, वो कास्टिंग प्रोडक्ट ये ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट दिख रही है आपको? दिस ब्रैकेट इज अ एक्चुअल रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो ऐसे कितने ब्रैकेट उसने यहाँ पर अरेंज किए एक ही मोल्ड में? 1 2 3 4। देयर आर 4 ब्रैकेट साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस। अब ये आपका सेंट्रल स्प्रू है, दिस वन इज अ रनर, ये पोर्शन है आपका रनर, एंड दीज आर स्मॉलर गेट्स, दीज आर रेडियल गेट्स। तो यहाँ गेटिंग सिस्टम के मोस्ट ऑफ द सभी एलिमेंट है। पोरिंग बेसिन है, यहाँ पर पोरिंग बेसिन है, उसके बाद रनर है, स्प्रू है, स्प्रू के बाद ये रनर्स है, और रनर से एक्चुअल कैविटी तक जाने वाले आपके पास रेडियल गेट्स भी है। तो यहाँ पूरी की पूरी गेटिंग सिस्टम यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है मोल्ड में, जो कि ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोई भी गेटिंग सिस्टम का पोर्शन नहीं होता है, और सेमी सेंट्रीफ्यूगल में बस एक स्प्रू होता है, वर्टिकल स्प्रू। बट यहाँ क्योंकि मल्टीपल कैविटीज़ है, और सारी की सारी कैविटीज़ किस तरह से? इरेगुलर शेप की, ये सिमेट्रिकल नहीं है। दीज आर नॉट सिमेट्रिकल एट ऑल। ये शेप सिमेट्रिकल शेप नहीं है, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल 3 टाइप्स। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को ट्रू सेंट्रीफ्यूगल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही यूज होता है। सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को सेमी सेंट्रीफ्यूगल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का यूज होता है। और सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग मतलब क्या हुआ? जिसमें एट ए टाइम मल्टीपल प्रोडक्ट या मल्टीपल जॉब्स आप बना सकते हो, वो भी इरेगुलर शेप के, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग। सो दीज आर 3 मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो पहला हमने इन्वेस्टमेंट कास्टिंग देखा था, सेकंड आपका स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, जिसमें 3 सब टाइप्स है। फर्स्ट वन इज अ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेकंड वन इज अ सेमी सेंट्रीफ्यूगल, थर्ड वन इज अ सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग। बाय डिफॉल्ट सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सा एक्सप्लेन करना है? ट्रू सेंट्रीफ्यूगल। Now next special casting process, that is the slush casting. स्लश कास्टिंग नाम से कुछ क्लियर होता है क्या? नहीं भी होता है तो हम देखेंगे एक के बाद एक स्लश कास्टिंग क्या होता है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग एंड यूज इज लिमिटेड टू टिन, जिंक और लीड बेस अलॉयज। सबसे पहली बात तो ये परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है। जनरली क्या होता है, आप कास्टिंग बनाते हो, उसके बाद शेकआउट करके मोल्ड को ब्रेक कर देते हो, वो मोल्ड फिर से यूज़ में नहीं आ सकता है। फिर आपको दूसरा एक पैटर्न लेना पड़ेगा, फिर से मोल्ड बनाना पड़ेगा, और वो मोल्ड फिर से आप कास्टिंग बनाओगे, फिर से मोल्ड को ब्रेक कर देते हो। बट इन स्लश कास्टिंग द सेम मोल्ड कैन बी यूज फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट या मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। एक ही मोल्ड से आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। आप मोल्ड को कभी ब्रेक नहीं करते इन स्लश कास्टिंग। सो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज इट इज अ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। लेकिन दूसरी बात, इट इज ओनली यूज फॉर द मेटल्स विच आर हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे टिन, जिंक, लीड बेस अलॉयज। ये सारे मेटल्स इस तरह से है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, बिलो 600 डिग्री सेल्सियस। नाउ इट इन्वॉल्व्स पोरिंग द मोल्टन मेटल इन अ परमानेंट मोल्ड। देखिए डायग्राम में देखिए, दिस वन इज अ मोल्ड इन द शेप ऑफ फ्लावर पॉट। आपको 2 डायमेंशनल में नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि अगर 3 डायमेंशनल में है तो ये फ्लावर पॉट के शेप का मोल्ड है। यानी इसके अंदर अगर आप मेटल फिलअप करते हो और उसे सॉलिडिफाई होने देते हो तो जो आपको शेप मिलेगा कास्टिंग का वो क्या रहेगा? फ्लावर पॉट का शेप।
सो इनिशियली द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू दिस परमानेंट मोल्ड। ये परमानेंट मोल्ड है, तो फिर आप मेटल को बाहर कैसे निकालोगे सॉलिडिफाई होने के बाद? दिस टाइप ऑफ मोल्ड्स आर मेड इन टू पार्ट्स। ये जो मोल्ड होते हैं वो दो पार्ट में बनते हैं इस तरह से, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये मोल्ड दोनों एक दूसरे के साथ क्लैम्प किए जाते हैं और उसके बाद आपको क्या मिलता है? आपका फाइनल मोल्ड। लेकिन जब आपको कास्टिंग बाहर निकालनी है मोल्ड से, तो मोल्ड को ब्रेक नहीं करते हैं, क्लैंपिंग को अनक्लैम्प कर देते हैं और दोनों पार्ट सेपरेट किए जाते हैं। जैसे ही सेपरेट हो जाएंगे वैसे आपका बाहर का कास्टिंग आप इजीली निकाल सकते हो। सो दिस मोल्ड्स आर connected by clamps. So these are not required to be break down for removing the casting. कास्टिंग निकालने के लिए आपको मोल्ड को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, आप ओपन कर सकते हो मोल्ड को। तो पहले इस तरह के जो दो पार्ट में मोल्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं? मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर द स्क्रीन इज फ्रोजन, the mold is turned upside down to remove the liquid metal. अब हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? थोड़ा इंतज़ार करेंगे। विथ टाइम मेटल विल स्टार्ट सॉलिडिफाई। मेटल सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होता है। जैसे ही सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होता है, हम उसे पूरी तरह से सॉलिडिफाई नहीं होने देंगे। थोड़ी देर बाद हम पूरे के पूरे लिक्विड मेटल को मोल्ड से रिमूव कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू रिमूवल ऑफ मोल्टन मेटल, अगर मैंने 5 मिनट बाद मोल्टन मेटल को रिमूव कर दिया तो 5 मिनट में जितना भी मेटल सॉलिडिफाई हो चुका है वो मोल्ड में रहेगा और बाकी पूरा मोल्टन मेटल मैं रिमूव कर दूंगा। मीन्स द मोल्टन मेटल विच विल गेट सॉलिडिफाइड विल रिमेन एट दिस आउटर पोर्शन। इस आउटर पोर्शन पे आपको एक लेयर मिलेगी मोल्टन मेटल की, सॉलिडिफाइड मेटल की, और जो भी मोल्टन मेटल होगा वो मैंने रिमूव कर दिया। मतलब एक थीन लेयर आपके मोल्ड के वॉल के अलोंग क्या हो जाएगी? स्टिक हो जाएगी। सो दैट इज द ओनली थीन लेयर ऑफ सॉलिड मेटल यू विल गेट एंड रिमेनिंग मोल्टन मेटल विल बी रिमूव्ड बाय पोरिंग आउट। थर्ड स्टेप, अ थीन वॉल कास्टिंग रिजल्ट्स। आपको जो कास्टिंग मिलेगी वो कैसी मिलेगी? आउटर शेप तो आपके मोल्ड का रहेगा, लेकिन इनर शेप से क्योंकि मैंने मोल्टन मेटल को रिमूव कर दिया तो इनर कैसे रहेगा? उसका हॉलो रहेगा। विदाउट यूजिंग एनी कोर यू कैन गेट अ हॉलो कास्टिंग यूजिंग दिस मेथड। कि मोल्टन मेटल को पूरी तरह से सॉलिड मत होने दो, पूरा का पूरा मोल्टन मेटल सॉलिड होने से पहले उसको रिमूव कर दो। तो जितना सॉलिड हो चुका है उतना सॉलिड रहेगा और बाकी पोर्शन में क्या रहेगा? आपको हॉलो, वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। The thickness depend on the chilling effect from the mold and the time of operation. अब इस हॉलो कास्टिंग का थिकनेस कौन डिसाइड करेगा? आप कितने देर में मोल्टन मेटल को रिमूव करते हो। जितना ज़्यादा देर आप उसको सॉलिडिफाई होने दोगे उतनी थिकनेस बढ़ती जाएगी। जितना कम टाइम उसे आप सॉलिडिफाई हो दोगे उतना वो थिनर होगा। सो थिकनेस कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द टाइम टू पोर द मोल्टन मेटल आउट फ्रॉम द मोल्ड। आप मोल्टन मेटल को कब रिमूव करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका थिकनेस कितना रहेगा कास्टिंग का। द हॉलो कास्टिंग कैन बी प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग द कोर। इस मेथड का यही एडवांटेज है, कोर के बिना भी आपका हॉलो कास्टिंग बनता है। स्लश कास्टिंग यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, ऑर्नामेंट्स एंड लाइटिंग फिक्सचर्स व्हेन स्ट्रेंथ इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, गुड अपीयरेंस इज नेसेसरी। देखिए किस तरह के प्रोडक्ट के लिए इसका एप्लीकेशन है? टॉयज, खिलौने बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने के लिए, लाइटिंग फिक्सचर्स अभी तो यूज़ नहीं होते लेकिन पुराने ज़माने में जो लाइट होल्डर आते थे वो लाइट होल्डर के जो मेटालिक पार्ट होता है वो स्लश कास्टिंग से बनता था। ऐसे प्रोडक्ट वेयर स्ट्रेंथ इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, या स्ट्रेंथ जरूरी नहीं है, बस लुक अच्छा होना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट किसी भी मैकेनिकल
मशीन के लिए यूज में नहीं आ सकता है। दिस कास्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ मशीन कंपोनेंट बिकॉज देयर इज नो स्ट्रेंथ। इस तरह से बनाए हुए प्रोडक्ट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। सो इट इज ओनली यूज फॉर प्रोडक्ट विच आर गुड फॉर अपीयरेंस, दिखावे के लिए या शोभा के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उस तरह के प्रोडक्ट ही आप स्लश कास्टिंग से बना सकते हो। मशीन कंपोनेंट आप स्लश कास्टिंग से नहीं बना सकते। ये एग्जांपल है स्लश कास्टिंग का। इस तरह के टॉयज जो अंदर से हॉलो है और आपको बस आउटर शेप दिखने के लिए चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, इस तरह के प्रोडक्ट स्लश कास्टिंग से आप बना सकते हो। स्लश कास्टिंग पुराने ज़माने में टॉयज़ के लिए यूज़ होते थे, आजकल कोई यूज़ नहीं करता है स्लश कास्टिंग। बट नाउ अ डेज स्लश कास्टिंग इज मोर पॉपुलरली यूज फॉर कास्टिंग ऑफ प्लास्टिक्स। मेटल के कास्टिंग के लिए बहुत कम यूज़ होता है स्लश, आजकल प्लास्टिक के कास्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो स्लश कास्टिंग जनरली किस तरह के प्रोडक्ट में यूज़ होगा, जैसे हेलमेट हो गया, हेलमेट बनाने के लिए स्लश कास्टिंग जनरली यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल हेलमेट नहीं, यानी बाइक के लिए जो हेलमेट यूज़ होते हैं वो हेलमेट नहीं, सेफ्टी हेलमेट जिसे कहते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर लोग लगा के घूमते हैं, उस तरह के हेलमेट बनाने के लिए स्लश कास्टिंग आप यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ द आवर थर्ड स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस। इस पर ज़्यादा जोर मत दीजिए, स्लश कास्टिंग पे बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इंपॉर्टेंट है। Next special casting process is die casting. Now what is die casting? Die casting is also a permanent mold casting process. Permanent mold यानी आप मोल्ड को कभी ब्रेक नहीं करते हो। एक बार मोल्ड बना लिया मतलब उससे मल्टीपल क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट बनते रहेंगे। वही आप मोल्ड रिपीटेडली यूज़ करते रहोगे, कभी मोल्ड ब्रेक नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। एंड डाई कास्टिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। जनरली इस तरह के मोल्ड क्या होते हैं, मेटल के बनाए जाते हैं, मोल्ड आपका मेटल का होता है। सो डाई कास्टिंग इज अ आर्ट of rapidly producing accurately dimensioned parts by forcing molten metal under pressure into split metal dies which is nothing but a permanent mold। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। डाई कास्टिंग क्या है? यह ऐसी मेथड है कास्टिंग की जिसमें रैपिडली यानी बहुत फास्ट मेथड होती है कास्टिंग की, प्रोड्यूसिंग एक्यूरेटली डायमेंशन पार्ट, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको जब पार्ट्स बनाने होते हैं, कैसे रैपिडली, बहुत फास्ट भी बनाने हैं, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, जो डायमेंशन की एक्यूरेसी है, उस समय डाई कास्टिंग यूज़ होती है। और डाई कास्टिंग मतलब क्या है? इट इज़ फोर्सिंग मोल्टन मेटल, हम मोल्टन मेटल को फोर्स कर रहे हैं अंडर प्रेशर, अंडर फोर्स, उसे किस में हम फोर्स कर रहे हैं? इनटू अ स्प्लिट मेटल डाइज। स्प्लिट मतलब दो पार्ट में। क्योंकि परमानेंट मोल्ड है तो परमानेंट मोल्ड हमेशा दो पार्ट में होना चाहिए, क्योंकि आपको मोल्ड को ब्रेक करना नहीं है और अंदर का पार्ट आपको बाहर निकालना है विदाउट ब्रेकिंग द मोल्ड। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा? इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ यू कैन स्प्लिट द मोल्ड इनटू पार्ट्स। आप दो पार्ट्स में मोल्ड को स्प्लिट कीजिए तो आप इजीली अंदर की कास्टिंग को रिमूव कर सकते हो। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज इन स्प्लिट। और इस तरह के इसको क्या कहते हैं? डाई। परमानेंट मोल्ड को जो मेटल से बना हुआ होता है उससे क्या कहते हैं? डाई। सो हम क्या करते हैं? अंडर प्रेशर मोल्टन मेटल को उस स्प्लिट मेटल डाई में इंसर्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ परमानेंट मोल्ड। और इस इंसर्शन की वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, कास्टिंग मिलती है, वो कैसी होती है? वेरी हाई एक्यूरेसी, वेरी गुड सरफेस फिनिश compared to your simple casting process, and again the production rate is very fast compared to any casting method। the die casting give you highest production rate। मोस्टली ऑटोमोबाइल के सारे कंपोनेंट डाई कास्टिंग से बनते हैं क्योंकि सरफेस फिनिश अच्छी होती है और
प्रोडक्शन रेट अच्छा होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है डाई कास्टिंग के? डाई कास्टिंग के एग्जाम्पल है सिलेंडर की बॉडी, पूरी की पूरी सिलेंडर की बॉडी, सिलेंडर का कवर, ऑटोमोबाइल की सिलेंडर, गियर बॉक्स की आउटर बॉडी, ये सारे प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? मेटल डाई कास्ट। दीज आर ऑल मेटल डाई कास्टेड यूजिंग अ परमानेंट मोल्ड। Within fraction of second, the fluid alloy fills the entire die, die मतलब यहाँ permanent mold, including all the minute details. Because the low temperature of the die, the casting solidifies quickly, permitting the die half to be separated and the casting ejected. देखिए बहुत शॉर्ट में उसने प्रोसेस समझाई है। देख कितना टाइम लगता है? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्योंकि एक एक्सटर्नल प्रेशर के साथ आप मोल्टन मेटल को डाई में इंसर्ट करते हो तो उसके लिए बहुत कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। एक सेकंड भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, विद इन टाइम लेस देन अ सेकंड आपका मोल्टन मेटल पूरे के पूरे कैविटी में क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। इट फिल्स द एंटायर डाई इंक्लूडिंग ऑल माइन्यूट डिटेल, कितने भी माइन्यूट डिटेल हो वो पूरी तरह से फिल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ जो भी आपको क्वालिटी अचीव होती है इट इज़ ओनली ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर। कास्टिंग की जो भी क्वालिटी हम डाई कास्टिंग में अचीव करते हैं ये एक्सटर्नल प्रेशर के वजह से होती है। नाउ बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, जैसे ही आपका पूरा मेटल डाई के अंदर आ गया, सॉलिडिफिकेशन भी यहाँ बहुत फास्ट होता है। इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो आपका मोल्ड जो है वो पूरी तरह से मेटल का बना हुआ होता है एंड एवरीबॉडी नोज दैट मेटल हैज़ बेटर हीट डेसिपेशन और हीट कंडक्शन रेट कंपेयर टू द सैंड या एनी अदर मटेरियल। तो यहाँ आपका पूरा का पूरा मोल्ड जो है वो मेटल का बना हुआ होता है, तो हीट बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाती है और इसलिए सॉलिडिफिकेशन फास्ट होता है। और दूसरी बात, जो आपका डाई होता है वो वाटर कूल्ड किया जाता है। द कंप्लीट डाई इज वाटर कूल्ड सो दैट ड्यू टू द लोअर टेम्परेचर सॉलिडिफिकेशन रेट इज़ वेरी फास्ट। और इस रेट की वजह से क्या होता है, जैसे ही आप मेटल को इंसर्ट करते हो डाई के अंदर, विद इन वेरी फ्यू टाइम वो पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाता है। आप डाई को ओपन कर सकते हो, जो आपका प्रोडक्ट है उसे रिमूव कर सकते हो, फिर से डाई क्लोज हो जाएगी और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम डाई कास्टिंग इज अ completely automatic process without any human interference. So that's why it is used for mass production. If the parts are small, several parts can be casted at one time in what is known as multiple cavity die. अगर छोटे छोटे पार्ट है जैसे नट बोल्ट हो गए, बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो एक ही डाई में आप मल्टीपल नट बोल्ट एट अ टाइम क्रिएट कर सकते हो। दिस प्रोसेस इज पर्टिकुलरली suitable फॉर लीड, मैग्नीशियम, टिंक, जिंक अलॉयज। जनरली यहाँ पर ऐसे दिया गया है कि ये लीड, मैग्नीशियम, टिंक, जिंक अलॉय के लिए यूज़ होती है, लेकिन इन जनरल डाई कास्टिंग सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो डाई कास्टिंग सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम अलॉय के लिए यूज़ होती है। इतना ध्यान में रखिए। एक्चुअली डाई कास्टिंग एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज के लिए यूज़ होती है। ऑटोमोबाइल में आप जब भी डाई कास्टिंग का एप्लीकेशन देखोगे तो वो सारा एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम अलॉय के लिए है। Most of the time die casting cannot be used for steel, cast iron because the die itself is made by the steel. आपका डाई ही स्टील का होता है और अगर आपको स्टील के लिए डाई कास्टिंग करनी है तो उस केस में आपको डाई जो बनाना पड़ेगा वो बहुत हायर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन का डाई बनाना पड़ेगा, टंगस्टन या फिर टंगस्टन अलॉय। उसी केस में आप स्टील या कास्ट आयरन की डाई कास्टिंग कर सकते हो, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए डाई कास्टिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। टू मेन टाइप्स ऑफ मशीन्स आर यूज टू प्रोड्यूस डाई कास्टिंग्स आर। दो अलग अलग तरह की मशीन जनरली इंडस्ट्री में यूज होती है डाई कास्टिंग के लिए। हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग
पहला टाइप है हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग, सेकंड वन कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। दो ही टाइप है। डाई कास्टिंग मतलब परमानेंट मोल्ड इसमें यूज होता है, और दूसरा है अंडर प्रेशर आप मेटल को इसमें इंजेक्ट करते हो मोल्ड के अंदर। तो पहला हम देखते हैं हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग क्या है। इन दिस मशीन द प्लंजर ऑपरेट्स in one end of gooseneck casting which is submerged into the molten metal। अब इसे देखने से अच्छा है मैं आपको पहले यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए ये आपकी डाई है, दिस इज कंप्लीटली मेड बाय द मेटल, ये मेटल से बनी हुई होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपकी कैविटी। ये डाई दो हाफ में है, आप जैसे देख सकते हो अलग अलग हैचिंग से शो किया गया है। ये पहला हाफ, ये आपका फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। इसमें से एक पोर्शन जो होता है वो फिक्स होता है, तो ये फिक्स पोर्शन है आपका, ये सेकंड पोर्शन मूवेबल होता है। इस कास्टिंग से मोल्टन मेटल आपको इस डाई में इंसर्ट करना है या इंजेक्ट करना है। जैसे इंजेक्शन में आप इंजेक्शन का पीछे का प्लंजर दबा के लिक्विड आगे की तरफ इंजेक्ट करते हो, उसी तरह से यहाँ पर ये एक प्लंजर है, इस प्लंजर को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करते हो और यहाँ पर मोल्टन मेटल फिलअप है, ये पूरा मोल्टन मेटल है यहाँ पर। ये प्लंजर आप जैसे ही नीचे ये प्लंजर आप जैसे ही नीचे प्रेस करोगे तो इस प्लंजर की वजह से यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा एंड दिस विल इंजेक्ट द मोल्टन मेटल थ्रू दिस कैविटी। यहाँ से वो धीरे धीरे कहाँ पर जाएगा, डाई के कैविटी में। सो दैट इज द सिंपल प्रोसेस। इस प्लंजर को आप ऑपरेट करोगे, इस प्लंजर की वजह से मोल्टन मेटल धीरे धीरे इस पाथ से कैविटी के अंदर इंजेक्ट होगा और ये अंडर प्रेशर होगा। मैं जितना धीरे आपको बता रहा हूँ उतने धीरे धीरे वो प्रोसेस नहीं होता है, इट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस। So with the plunger in upper position, metal flows by gravity into this casting through holes just below the plunger and end. So with the plunger in the upper position, metal flow by gravity into this casting through hole just below the plunger and entrapped liquid metal is forced into the die through the gooseneck channel and ingate। मतलब देखिए गूजनेक मतलब क्या है, इस पोर्शन को कहते हैं गूजनेक। गूज मतलब बदक, डक। ये जो शेप है ये डक के नेक के जैसा है, इसलिए उसे कहते हैं गूजनेक। अब जब प्लंजर ऊपर की तरफ होता है तो ये पूरा का पूरा मोल्टन मेटल है आपका। ये जो ग्रे कलर में दिखाया गया है ये क्या है, मोल्टन मेटल है। जब प्लंजर ऊपर की तरफ होता है तो मोल्टन मेटल यहाँ से फ्लो होकर इस पोर्शन से फ्लो होकर इस होल से इस चेम्बर में आ जाता है। अब आप जैसे ही प्लंजर को प्रेस करोगे तो प्लंजर इस मोल्टन मेटल को डाउनवर्ड प्रेस करेगा। मोल्टन मेटल इस गूजनेक पोर्शन से पास होगा और वहाँ से कहाँ जाएगा, कैविटी में या डाई के कैविटी में। तो गूजनेक पोर्शन मतलब ये पोर्शन है आपका। So that is the meaning of second point. As the plunger retract, the channel is again filled with metal. The plunger made of refractory material may be
एक्चुएटेड मैन्युअली, मैकेनिकली और हाइड्रोलिकली। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती जाएगी। प्लंजर जैसे फिर से ऊपर आएगा आपका, जैसे प्लंजर फिर से ऊपर जाएगा वैसे मोल्टन मेटल कहाँ आ जाएगा, फिर से इस कैविटी में। अब फिर से प्लंजर आप नीचे की तरफ प्रेस करोगे, मोल्टन मेटल आपकी डाई की तरफ पास होगा। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है और इसी के वजह से उसे क्या कहते हैं, हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका क्या है, एक सिंगल मशीन का यूनिट है। इसमें फर्नेस भी यहीं पर लगा हुआ होता है, मोल्टन मेटल को यहीं पे मेल्ट किया जाता है और यहीं से उसे आपके कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग द प्लंजर। हीटिंग इज कंटिन्यूड थ्रू आउट द ऑपरेशन टू कीप मेटल सफिशिएंटली लिक्विड। इस पूरे ऑपरेशन में मेटल को कंटिन्यूसली हीट किया जाता है थ्रू आउट द ऑपरेशन। मेटल को कहीं पर भी विदाउट हीटेड पोर्शन में नहीं रखा जाता। तो ये डायग्राम हमने पहले देखा था। तो आपका एक्चुअल जो डाई होता है वो दो पार्ट में है। दिस वन इज अ मूवेबल पार्ट, दिस वन इज अ फिक्स पार्ट। जो गूज नेक के साथ कनेक्टेड है वो फिक्स पार्ट है और दूसरा जो है वो मूवेबल पार्ट है। कैविटी, ये एक्चुअल कैविटी है आपकी सेंटर में। इजेक्टर पिन, इजेक्टर पिन का काम क्या है, जैसे ही आपके डाई दो पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि ये स्प्लिट पार्ट है, मूवेबल पार्ट इस तरफ मूव होगा, आपका मूवेबल पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो इजेक्टर पिन यहाँ पर जो कास्टिंग बनेगी कैविटी में उसे रिमूव करने के काम में आती है। चेम्बर, ये मोल्टन मेटल का चेम्बर है। पॉट, ये फर्नेस का पोर्शन है। मतलब इस मशीन में फर्नेस कनेक्टेड होता है आपके डाई के साथ या मोल्ड के साथ। मोल्ड और फर्नेस ये सिंगल यूनिट। प्लंजर, प्लंजर की वजह से ही मोल्टन मेटल गूजनेक से फ्लो होके कहाँ पर जाएगा, कैविटी में जाएगा, दैट इज द गूजनेक। क्योंकि उसका शेप डक के नेक के जैसा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गूजनेक। नोजल, सो दिस इज एक्चुअल वर्किंग। देखिए, अगर आप धीरे धीरे देखते हो उसे तो आपको पता चलेगा किस तरह से हो रहा है। पता चल रहा है, देखिए ये प्लंजर नीचे की तरफ मूव होता है, जैसे ही मूव हो रहा है आपका मोल्टन मेटल इस गूजनेक से कहाँ पर जा रहा है, कैविटी में। ये यहाँ पर कैविटी है, सॉलिडिफाई हो रहा है। जैसे ही सॉलिडिफाई होगा वैसे ही मूवेबल पार्ट, डाई का मूवेबल पार्ट, डाई देखिए आपने पिंक कलर की डाई है यहाँ पर, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। यानी मूवेबल पार्ट पीछे की तरफ जाता है, गूज नेक के साथ जो पार्ट अटैच है वो मूवेबल नहीं है, वो फिक्स पार्ट है। तो ये पूरी की पूरी मशीन है। एनिमेशन से बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होता होगा। अभी पहले प्लंजर ऑपरेट हुआ, प्लंजर की वजह से मोल्टन मेटल गूज नेक से राइज करते हुए कहाँ गया, कैविटी में सॉलिडिफाई हुआ। यहाँ आप कैविटी में इजेक्टर पिन भी देख सकते हो अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो। इजेक्टर पिन क्या करती है, धक्का मार के पार्ट को नीचे गिरा देती है और ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यूसली चलते रहती है। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, नॉन स्टॉप। बहुत हाई प्रोडक्शन रेट होता है और क्योंकि प्लंजर के प्रेशर कंटिन्यूसली यहाँ पर अप्लाई होता है मेटल के ऊपर, डेंसिटी बहुत अच्छी रहती है, डायमेंशन क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है क्योंकि मेटल की डाई है। सो दैट इज द हॉट चेम्बर मेटल डाई कास्टिंग। हॉट चेम्बर क्योंकि ये पोर्शन आपके मशीन के साथ कनेक्टेड है, जहाँ मोल्टन मेटल है वो पोर्शन आपके मशीन के साथ कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉट चेम्बर मेटल डाई कास्टिंग। इसका एक थोड़ा एनलार्ज एनिमेशन हम Hot chamber machines are used primarily for zinc, copper, magnesium, lead, and other low melting point alloys
that do not readily attack and erode metal pots, cylinders, and plungers. The ejection mechanism of a hot chamber machine is immersed in the molten metal bath of a metal holding furnace. The furnace is attached to the machine by a metal feed system called a gooseneck. As the injection cylinder plunger rises, a port in the injection cylinder opens, allowing molten metal to fill the cylinder. As the plunger moves downward, it seals the port and forces molten metal through the gooseneck and nozzle into the die cavity. After the metal has solidified in the die cavity, the plunger is withdrawn, the die opens, and the casting is ejected. तो ये थी हॉट चेम्बर मेटल डाई कास्टिंग। अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट दूसरा है कोल्ड चेम्बर मेटल डाई कास्टिंग। पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें कोई भी फर्नेस यहाँ पर अटैच नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ दैट जो प्लंजर है ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये कंपेरेटिवली सिंपल होता है। ये प्लंजर है, एक पाथ या सिलेंडर होता है जिसमें ये प्लंजर ऑपरेट होगा। सिलेंडर में आप एक्सटर्नली मोल्टन मेटल को पोर करोगे, सो मोल्टन मेटल इज पोर्ड एक्सटर्नली इनटू द सिलेंडर एंड देन प्लंजर इज ऑपरेटेड। यहाँ पर भी एंट्री प्रेशर की वजह से ही होगी मोल्टन मेटल की, बट द मोल्टन मेटल mechanism is not connected with the die. Instead of that the molten metal flow through the cold chamber. ये चेम्बर कैसा है, कोल्ड है। और वहाँ पर क्या था, पूरा का पूरा फर्नेस और उसका अरेंजमेंट ही डाई के साथ कनेक्टेड था। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एज हॉट चेम्बर एंड दिस वन इज कॉल्ड एज कोल्ड चेम्बर। तो बाकी मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है। डाई का मैकेनिज्म कैविटी, इजेक्टर पिन, यहाँ लैडल से आपको पहले मोल्टन मेटल कोल्ड चेम्बर में पोर करना पड़ता है और प्लंजर या रैम उसे कैविटी के में फोर्सफुली ये करते हैं। देखिए डायग्राम, बाकी पूरी मशीन सेम है। इस तरफ का मशीन पूरा का पूरा सेम है आपका, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ का हॉट चेम्बर हट गया और उसके जगह पर क्या आया है, कोल्ड चेम्बर। दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू अनहीटेड चेम्बर। वहाँ कैसे था, हीटेड चेम्बर था। फ्रॉम एक्सटर्नल मेल्टिंग कंटेनर, यानी लैडल का यूज़ करके उस चेम्बर में आप पहले मोल्टन मेटल को पोर करोगे और फिर पिस्टन इंजेक्ट्स मेटल अंडर हाई प्रेशर इनटू द डाई कैविटी। हाई प्रोडक्शन रेट बट नॉट यूजुअली एज फास्ट एज हॉट चेम्बर मशीन्स बिकॉज ऑफ पोरिंग स्टेप्स। यहाँ पर भी प्रोडक्शन रेट हाई होता है, लेकिन हॉट चेम्बर मशीन सबसे फास्ट होती है बिकॉज वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। वहाँ मोल्टन मेटल भी मशीन खुद जनरेट कर रही है, उसे खुद ही इजेक्ट कर रही है। यहाँ पर मोल्टन मेटल आपको बाहर से इसमें पोर करना पड़ेगा, उतना टाइम वेस्ट होता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट एज फास्ट एज हॉट चेम्बर बट स्टिल इट इज़ फास्टर देन कन्वेंशनल कास्टिंग मेथड्स। कास्टिंग मेटल्स एल्यूमिनियम, ब्रास, मैग्नीशियम अलॉय, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम। इसमें आप हाई मेल्टिंग पॉइंट अलॉय यूज़ कर सकते हो। हॉट चेम्बर में आप एल्यूमिनियम या कॉपर यूज़ नहीं कर सकते हो। उसमें कौन से यूज़ करते हो, जिंक, टिन, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉय। लेकिन कोल्ड चेम्बर में आप सारे हाई मेल्टिंग पॉइंट अलॉय यूज़ कर सकते हो। Die close, molten metal is ladded into cylinder, plunger pushes molten metal into die cavity. Metal is held under high pressure until it solidifies. Die opens, cover retracted, ejector pin pushes, casting of the ejector die. यहाँ से ये मेथड पूरी सेम है। वहाँ पर मेटल मशीन में ही हीट होता है, मेल्ट होता है और वहीं से वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली
डाई में इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मेटल आपको बाहर से कोल्ड चेम्बर में पोर करना है, उसके बाद वो डाई में इंजेक्ट किया जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज एवरी प्रोसेस इज सेम। डायग्राम से तो आपको पता चलता ही होगा, एनिमेशन डायग्राम जो है, कि मशीन इज कम्प्लीटली सिमिलर एक्सेप्ट द वर्किंग ऑफ चेम्बर। वहाँ पर हॉट चेम्बर था, यहाँ पर कोल्ड चेम्बर है। इसका एक एनिमेशन देख लेते हैं। सिंपल मेथड है, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है उसे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन जो पोरिंग का टाइम रिक्वायर्ड होता है वो यहाँ पर Cold ज़्यादा chamber लगता है। machines are used for alloys such as aluminum and other alloys with high melting points. The molten metal is poured into a cold chamber or cylindrical sleeve, manually by a hand ladle or by an automatic ladle. A hydraulically operated plunger seals the cold chamber port and forces metal into the locked die at high pressures. So this is cold chamber die casting. Now what are the advantages of die casting method? Die casting ये मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज होने वाली कास्टिंग प्रोसीजर है इन इंडस्ट्री, जहाँ मास प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? इकोनॉमिकल फॉर लार्ज प्रोडक्शन क्वांटिटीज मोर देन 20,000। ये इकोनॉमिकल होती है, लेकिन कब? जब आपको 20,000 से ज़्यादा कास्टिंग एक सिंगल सेटअप में बनानी है उसी समय, अदरवाइज इट इज़ कॉस्टली। गुड एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश, इतना फास्ट प्रोडक्शन रेट होने के बाद भी आपको एक्यूरेसी जो मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। सरफेस फिनिश, बहुत अच्छा सरफेस फिनिश मिलता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर इज रीजन बिहाइंड दिस। वेरी थिन एंड इंटीग्रेट शेप कैन बी ऑब्टेन, कम थिकनेस के और कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी ऑब्टेन यूजिंग डाई कास्टिंग। क्योंकि हर एडवांटेज के पीछे रीज़न क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर और मेटेलिक डाई, ये दो ही रीज़न है। थिन सेक्शन आर पॉसिबल, रिपीटेड है। रैपिड कूलिंग प्रोवाइड स्मॉल ग्रेन साइज एंड गुड स्ट्रेंथ टू द कास्टिंग। क्योंकि वाटर कूल्ड मोल्ड होता है आपका, तो कूलिंग फास्ट होती है, उसकी वजह से ग्रेन साइज, जो मॉलिकुलर लेवल पे जो ग्रेन बनते हैं उसकी साइज छोटी होती है और स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है कास्टिंग में कंपेयर टू द अदर कास्टिंग प्रोसेस। व्हाट आर द लिमिटेशंस? जनरली लिमिटेड टू मेटल विथ लो मेटल पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल में ही यूज़ किए जा सकते हैं। एट द मैक्स कॉपर, स्टील के लिए जनरली या फेरस मेटल के लिए जनरली डाई कास्टिंग यूज नहीं होती है। हाई कॉस्ट ऑफ डाइज, डाइज महंगे होते हैं। साइज एंड शेप ऑफ कास्टिंग इज लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लार्ज कास्टिंग नहीं बना सकते हो, दैट इज द लिमिटेशन। पार्ट ज्योमेट्री मस्ट अलाउ रिमूवल फ्रॉम डाइज, क्योंकि आपको मोल्ड ब्रेक नहीं करना इस बार, तो आप मोल्ड ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब आपको इसी शेप के प्रोडक्ट बनाने हैं जो स्प्लिट डाई से इजीली बाहर आ सके। अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो उसके लिए आपके पास मेथड है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। कैन नॉट बी यूज फॉर फेरस अलॉयज, ये मेथड फेरस अलॉय के लिए यूज नहीं हो सकती है, तो ये इसके लिमिटेशंस है। दो देयर आर वेरी मच लिमिटेशंस, जो इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द पार्ट यूज होते हैं वो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम अलॉय से ही बनते हैं, इसलिए डाई कास्टिंग सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होने वाली मेथड है इंडस्ट्री में। सो विथ दिस वी हैड कंप्लीटेड द सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। जैसे पिछले यूनिट में हमने क्वेश्चन बैंक देखी थी, इस यूनिट में भी हम क्वेश्चन बैंक के ऊपर एक बार ध्यान देंगे। सो दीज आर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम विथ नीट स्केच। गेटिंग सिस्टम के सारे एलिमेंट, पहले तो आपको स्केच बनाना है। स्केच बनाने के बाद आपको सारे एलिमेंट पता होने चाहिए। मेजर एलिमेंट कैसे ध्यान में रखोगे? जहाँ से
मेटल एंटर करता है, अपने दिमाग में सोचना है कि मेटल एंटर कहाँ से करता है। हाँ, पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन से आता है स्प्रू में जो वर्टिकल पोर्शन है, उसके बाद रनर में आएगा, रनर से इनगेट, इनगेट से कैविटी, कैविटी से कहाँ पर जाएगा, राइजर में। तो ये आपके दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए कि मेटल कैसे फ्लो होता है। तो ये 6 पार्ट है टोटल, मेजर पार्ट जिसे कहते हैं। तो इसे दो दो लाइन में एक्सप्लेन करना है। डायग्राम आपने बना दी क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है, 2 या 3 मैक्सिमम, बस डायग्राम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, एक्सप्लेन इट विथ नीट स्केच एंड ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब ये देखा हमने सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग टाइप की सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है। आप कौन सा एक्सप्लेन करोगे? बाय डिफ़ॉल्ट आपको ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग ही एक्सप्लेन करना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप पहले डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बहुत सिंपल है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का। फिर उसके वर्किंग इन 4 to 5 लाइन और मैक्सिमम 6 to 7 लाइन्स। आफ्टर दैट एडवांटेजेस सारे पॉइंट वाइज, उसके बाद डिसएडवांटेजेस, और वो भी पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ये 7 मार्क के लिए सफिशिएंट है। अगेन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इन थेरोटिकल सब्जेक्ट डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो या मशीनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट सेमेस्टर में डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ फर्नेसेस यूज इन फाउंड्री, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कुपोला फर्नेस विद नीट स्केच। सिंपल है, आपको पहले लिस्ट बनानी है टाइप्स ऑफ फर्नेस की। क्रूसिबल, इलेक्ट्रिक आर्क, इंडक्शन, कुपोला, 4 ही फर्नेस है। मेजर, मेजर 4 फर्नेस है, बस उसकी सब लिस्ट नहीं बनानी है, सब टाइप्स नहीं बताने आपको। उसके बाद डायरेक्टली डायग्राम पे आ जाइए, कुपोला का डायग्राम निकालिए। अब आपको क्या डिस्क्राइब करना है? वर्किंग ऑफ कुपोला। हमने 3 पार्ट में कुपोला देखा है। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ कुपोला, सेकंड वन इज अ वर्किंग ऑफ कुपोला एंड थर्ड वन इज अ जोन ऑफ कुपोला। तो यहाँ पे आपको वर्किंग प्लस डिस्क्राइब करना है, वो भी पॉइंट वाइज, अप टू द पॉइंट और शॉर्ट में। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, स्टेट्स इट्स अप्लीकेशन। इन डिटेल 6 मार्क का क्वेश्चन है। इन डिटेल यानी बहुत डिटेल में नहीं बताना है आपको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में आपके पास बहुत सारी डायग्राम है बनाने के लिए। तो डायग्राम बनानी है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन, डायग्राम बनानी है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन, स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप चलिए। नेक्स्ट, व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल गेटिंग सिस्टम, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई स्प्रू शुड बी टेपर्ड। ये हमने देखा है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम एक टॉपिक, आप सर्च कीजिए ऊपर, वो टॉपिक दिया गया है। और टेपर्ड क्यों होता है स्प्रू, इसका रीज़न भी बताया है। नेचुरल फ्लो ऑफ लिक्विड, ये कैसा होता है? टेपर्ड होता है, वो कभी रेक्टेंगुलर शेप में फ्लो नहीं होगा लिक्विड, इसीलिए वो टेपर्ड होता है। तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। इसमें भी डायग्राम आपको हर जगह पे बनाना है क्योंकि 7 मार्क का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब स्लश कास्टिंग, ऑल्सो मेंशन इट्स साइलेंट फीचर। तो स्लश कास्टिंग विथ 4 डायग्राम, 4 डायग्राम है स्लश कास्टिंग की। स्लश कास्टिंग मतलब परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है और इसमें हॉलो पार्ट बनता है विदाउट कोर। तो एक्सप्लेन करना है आपको 6 मार्क के लिए। मार्क के हिसाब से हमेशा पहले मार्क देखिए और उसके बाद उसे कितना डिटेल में एक्सप्लेन करना है वो डिपेंड करता है मार्क के ऊपर। लेकिन कितने भी मार्क का हो, पहले डायग्राम आपको ज़रूर बनानी है। एक्सप्लेन विथ नीट स्केच वर्किंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, उसका एक प्रॉपर डायग्राम। क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट होता है, पहले आपका एक्सप्लेन क्वेश्चन जैसे ही है, इन एक्सप्लेन क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू ड्रॉ डायग्राम, एंड डायग्राम शुड बी वेल लेबल्ड। उसमें हर चीज़ को लेबल किया होना चाहिए, हर पार्ट का नाम वहाँ पर आना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। तो इंडक्शन फर्नेस आपको एक्सप्लेन करना है, 6 मार्क क्वेश्चन। एक्सप्लेन विथ नीट स्केच द प्रोसेस ऑफ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब इसने ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पूछ ही लिया है, तो सेकंड क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर उसने ट्रू सेंट्रीफ्यूगल नहीं पूछा है, फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू सेंट्रीफ्यूगल आएगा क्योंकि उसने ओनली सेंट्रीफ्यूगल कहा है।
तो यहाँ तो उसने 8th क्वेश्चन में तो पूछ ही दिया है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल ही एक्सप्लेन करना है आपको। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल के? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लाइक पाइप, ट्यूबिंग्स, गन बैरल्स, बुशिंग्स, bearings, etc. 9th question. Explain the advantages of bottom gating system over top gating system. हमने 3 तरह की गेटिंग सिस्टम देखे हैं, एक्चुअली 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज अ टॉप गेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज अ बॉटम गेटिंग सिस्टम, थर्ड वन इज अ पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम, and the last one, that is fourth one, is a combination of all three, that is step gating system. तो हर किसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देखा है. तो ये कंपेयर वाला क्वेश्चन है, 6 मार्क क्वेश्चन. तो आपको पहले तो बॉटम गेटिंग और टॉप गेटिंग की डायग्राम बनानी है, फिर उसके बाद बॉटम गेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस लिखेंगे आप, और टॉप गेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस लिखेंगे. डायग्राम के नीचे, दोनों के डायग्राम के नीचे दोनों लिखने हैं आपको. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. ड्रॉ नीट स्केच ऑफ गेटिंग सिस्टम. एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ द गेटिंग सिस्टम विद देयर रोल इन गेटिंग द साउंड कास्टिंग. कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन एक्चुअली 2 ही क्वेश्चन है इसमें. ड्रॉ नीट स्केच, पूरा स्केच बनाना है गेटिंग सिस्टम का, और हर पार्ट को एक्सप्लेन करना है. हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है. ये जो नेक्स्ट पोर्शन है, विद देयर रोल इन गेटिंग द साउंड कास्टिंग, नो नीड टू एक्सप्लेन इट. 11th, what is top gating system? Draw and explain various types of top gating system. सिंपल क्वेश्चन है. what is pressure die casting? प्रेशर डाई कास्टिंग मतलब परमानेंट डाई कास्टिंग, जो हमने लास्ट टॉपिक देखा है इस यूनिट का. एक्सप्लेन इन डिटेल हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग मेथड, स्टेट इट एप्लीकेशन. तो इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोनों हॉट चेम्बर और कोल्ड चेम्बर. इसने एक्चुअली पूछा है व्हाट इज प्रेशर डाई कास्टिंग, तो एक लाइन में इसका आंसर देना है, उसकी डिफाइन करना है प्रेशर डाई कास्टिंग क्या है. प्रेशर डाई कास्टिंग क्या है? इट इज अ कास्टिंग मेथड इन विच परमानेंट मोल्ड इज यूज्ड एंड द मोल्टन मेटल इज इंजेक्टेड अंडर प्रेशर इनटू द परमानेंट मोल्ड विच इज स्प्लिट मोल्ड. ये प्रेशर डाई कास्टिंग है. और फिर आपको डायग्राम बनानी है हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग की, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और एप्लीकेशन लिखने हैं. एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ गेटिंग सिस्टम विथ नीट स्केच. गेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आएगा, यानी उसी के भरोसे बैठ गया ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है. स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ फर्नेस यूज इन फाउंड्री. लिस्ट बनानी है पहले तो. डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ कुपोला फर्नेस इन नीट स्केच, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन. डिस्कस द कॉजेस एंड सजेस्ट द रेमेडीज फॉर वेरियस कास्टिंग डिफेक्ट. 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो कोई भी 6 कास्टिंग डिफेक्ट पहले सिलेक्ट कर लीजिए. सारे कास्टिंग डिफेक्ट पहले एक लिस्ट बना लीजिए 6 कास्टिंग डिफेक्ट की. फिर हर कास्टिंग डिफेक्ट की पहले डायग्राम आएगी, उसके पीछे क्या रीज़न है वो आएगा. जैसे ब्लो होल है या पिन होल्स है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसने क्या पूछा है आपको. रेमेडीज, सजेस्ट द कॉजेस, डिस्कस द कॉजेस एंड सजेस्ट द रेमेडीज ऑफ वेरियस कास्टिंग डिफेक्ट. तो पहले आप नाम लिखेंगे उस डिफेक्ट का, उसकी डायग्राम बनाएंगे. जैसे मैंने पहला डिफेक्ट लिया, ब्लो होल्स एंड पिन होल्स. कॉजेस क्या है? ड्यू टू द लो परमिएबिलिटी ऑफ मोल्ड, ड्यू टू द नॉन प्रॉपर वेंटिलेशन इन द मोल्ड एंड ड्यू टू द एक्सेसिव मॉइस्चर प्रेजेंट इन द मोल्ड. ये हो गया कॉज. बस इतना ही सिंपल 1 लाइनर आपको लिखना है. डायग्राम बना दी मतलब आपने आधी जंग जीत ली है आंसर सॉल्व करने की. अब कॉज लिखना है आपको 1 लाइन में, सिंपल, मैंने जितना बताया उतना. सजेस्ट द रेमेडीज. अब जो कॉज है उसको एलिमिनेट कर दो, मतलब रेमेडी हो गई. तो आपको क्या करना है, द परमेबिलिटी ऑफ द मोल्ड शुड बी गुड
और mold should have the proper permeability, maintain the permeability of the mold properly, ये रेमेडी हो गई। दूसरे कॉज के ऊपर दूसरी रेमेडी बता दीजिए उसे। प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन और एक्सटर्नल वेंटिलेशन इनटू द मोल्ड, ये सेकंड रेमेडी हो गई। थर्ड, मेंटेन द प्रॉपर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर व्हाइल मेकिंग द सैंड। तो अगर आपको कॉज पता है तो उस कॉज को ना करना मतलब आपकी रेमेडी हो गई। इतना सिंपल है ये, आपको कॉज ही ध्यान में रखना है, रेमेडी मतलब उसके इन्वर्स में आपकी रेमेडी है। तो इस तरह से आपको छः क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा सॉल्व करके भी मतलब नहीं। मुझे सारे के सारे डिफेक्ट पता है, 10 डिफेक्ट मुझे पता है, मैं 10 डिफेक्ट यहाँ लिखूंगा भी तो मुझे मार्क 6 ही मिलने वाले हैं, 6 भी लिखूंगा तो भी 6 ही मार्क मिलने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क आपका हमेशा आंसर देने की सोच हमेशा वही से चलनी चाहिए, कितने मार्क का क्वेश्चन है, और अप टू द पॉइंट ही आपको हमेशा सॉल्व करना है। 16th क्वेश्चन, explain with neat sketch the process of true centrifugal casting, state its industrial application। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। 17th, what are the requirements of ideal gating system, explain with neat sketch the different gates used in mold making। आइडियल गेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमने देखी है, उसे आपको एक्सप्लेन करना है। अब क्या करना है उसको, नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन विथ नीड स्केच द डिफरेंट गेट्स यूज इन मोल्ड मेकिंग। डिफरेंट गेट, 4 तरह के गेट यूज होते हैं। टॉप गेट डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बॉटम गेट डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। पार्टिंग लाइन और स्टेप गेट, सबको डायग्राम बनाओ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है। 18th, explain the method of cold chamber die casting with neat sketch, how does it differ from hot chamber die casting। डायग्राम बनाइए कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग का, उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। डिफरेंस क्या है, इन हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग द फर्नेस एंड मेटल इंजेक्टिंग मैकेनिज्म इज अटैच विद द डाई थ्रू द गूज नेक। और कोल्ड चेम्बर में क्या होता है, इन कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग देयर इज अ cold chamber in which externally molten metal is poured using the ladder। ये डिफरेंस है उसका। बाकी आपको कोल्ड चेम्बर अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करना है। 19, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज इन फाउंड्री एप्लीकेशन चाहिए। फाउंड्री एप्लीकेशंस, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ डायरेक्ट आर्क इलेक्ट्रिक फर्नेस अलॉन्ग विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कौन से इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, और दूसरा है इंडक्शन फर्नेस। दो ही तरह के हमने देखे हैं, उसमें से आपको कौन सा एक्सप्लेन करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। सिंपल डायग्राम बनाइए, एक्सप्लेनेशन का मेथड हर जगह पर सेम होगा, डायग्राम, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन, बस। 20th, व्हाट इज मिश्रण एंड कोल्ड शट कास्टिंग डिफेक्ट, दो ही उसने पूछा है इस बार, तो थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि 7 मार्क का क्वेश्चन है। तो मिश्रण प्रॉपर डायग्राम, कोल्ड शट प्रॉपर डायग्राम, डिस्कस कॉजेस एंड रेमेडीज। डिफेक्ट का क्वेश्चन अगर आता है तो इसी तरीके का आएगा, एक्सप्लेन द डिफेक्ट, स्टेट इट्स कॉजेस, टेल इट्स रेमेडीज, ओवर। 21, what are the elements of gating system, elaborate the function of each। उसी तरह का क्वेश्चन है गेटिंग सिस्टम के ऊपर। गेटिंग सिस्टम की डायग्राम बनाइए, सारे एलिमेंट की लिस्ट बनाइए, हर किसी को एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ चिल्स, चिल्स पे क्वेश्चन आया है लेकिन 3 मार्क का है, तो शॉर्ट में आपको चिल्स को एक्सप्लेन करना है। चिल्स आर यूज फॉर improving the directional solidification। चिल्स एंड पैडिंग ये टॉपिक हमारा हो चुका है, तो उसमें से आपको बस 3 मार्क के लिए आया है। 23rd, ड्रॉ नीड स्केच ऑफ कुपोला, लेबल एंड एक्सप्लेन डिफरेंट जोन्स इन कुपोला। कुपोला हमने 3 इसमें देखा, वर्किंग
कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड जोन्स, तो उसमें ये क्वेश्चन है जोन्स के ऊपर। तो इसमें आपको डायग्राम बनानी ही है, उसमें जोन दिखा के लेबल करके एक्सप्लेन करना है उसे। 24th, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एंड देयर एडवांटेजेस। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पे क्वेश्चन है, 7 मार्क का है, थोड़ा डिटेल में सॉल्व करना है, डायग्राम बहुत अच्छे बनानी है। 25th, व्हाट आर द वेरियस कास्टिंग डिफेक्ट्स एंड डिस्कस इंस्पेक्शन मेथड्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट आर द वेरियस कास्टिंग डिफेक्ट्स। वेरियस कास्टिंग डिफेक्ट्स क्योंकि 6 ही मार्क का क्वेश्चन है और इसमें 2 अलग अलग टॉपिक पूछे गए, पहला है कास्टिंग डिफेक्ट और दूसरा है इंस्पेक्शन मेथड। तो आंसर बहुत सोच समझ के देना है। सारे कास्टिंग डिफेक्ट लिस्ट कर दो एक एक लाइन छोड़ के, और हर कास्टिंग डिफेक्ट को विदाउट डायग्राम आपको लिखना है, क्योंकि 10 कास्टिंग डिफेक्ट है टोटल, और 10 कास्टिंग डिफेक्ट को विदाउट डायग्राम आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है कि ये कास्टिंग डिफेक्ट मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। और उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर करोगे इंस्पेक्शन मेथड। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन मेथड स्टार्टिंग फ्रॉम विजुअल इंस्पेक्शन टू द मेटलर्जिकल इंस्पेक्शन। क्योंकि 2 अलग अलग टॉपिक एक ही क्वेश्चन में बहुत कम बार पूछे जाते हैं, ये इस तरह का एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा संभल के सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन, 26th, explain with neat sketch the element of getting system with their role. Completely repeat a question. What is die casting? 27th question, what is die casting? What metals most often used for die casting and why? State advantages and application of the process of die casting. तो यहाँ आपको कोल्ड चेम्बर भी नहीं पूछा गया है, हॉट चेम्बर भी नहीं पूछा गया है, तो इसलिए उसने ओनली डाई कास्टिंग पूछा है। तो आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर डायग्राम नहीं है तो इस केस में थोड़ा केयरफुली आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो पहले व्हाट इज़ डाई कास्टिंग का आंसर दीजिए, उसको डाई कास्टिंग को एक्सप्लेन कीजिए 3 to 4 लाइन्स में। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट हाईलाइटेड टॉपिक पे आ जाइए। व्हाट मेटल्स आर मोस्ट ऑफन यूज फॉर डाई कास्टिंग? मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट सच एज जिंक, टीन अलॉय or copper alloys, aluminum alloys. These metals are used. Why? Because the dies are made by molten metal. Dies are made with the metals, और वो जनरली स्टील के बने हुए होते हैं, और आप स्टील के डाइज में स्टील की कास्टिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपको स्टील की कास्टिंग करनी है उस केस में आपको हायर मेल्टिंग पॉइंट के डाइज बनाने पड़ेंगे, सो विच आर नॉट इकोनॉमिकल। और स्टील के लिए डाई कास्टिंग का प्रेशर भी सफिशिएंट नहीं होता है, दैट्स वाई स्टील इज नॉट इकोनॉमिकल इन यूज फॉर द डाई कास्टिंग। दैट्स वाई यूज ओनली लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स आर यूज सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक अलॉय, टीन अलॉय, लाइक दैट। इतना आपको लिखना है, उसका रीज़न लिखना है, फिर डाई कास्टिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट फिर से पैराग्राफ चेंज कीजिए, एडवांटेजेस लिखिए। डिसएडवांटेज पूछे नहीं गई है, फिर भी एडवांटेजेस के साथ लिमिटेशन लिख दीजिए उसके। उसके बाद अप्लीकेशन ऑफ डाई कास्टिंग, जनरली ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है। 28th, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ कुपोला फर्नेस विथ नीट स्केच। कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन दोनों पूछा गया है, तो कंस्ट्रक्शन भी आप एकदम शॉर्ट में लिखोगे, हमने बहुत डिटेल में देखा है कंस्ट्रक्शन, अब उतना नहीं लिखेंगे, मेन पार्ट के नाम लिख दो और 2 लाइन में उसे एक्सप्लेन कर दो। ऑपरेशन भी पहले सारे ऑपरेशन टॉपिक वाइज लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, और फिर 3-4 लाइन में उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। डायग्राम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। 29th, स्टेट द मेथड ऑफ क्लीनिंग द कास्टिंग, डिस्कस द मेथड यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ स्मॉल साइज कास्टिंग। कास्टिंग क्लीनिंग और क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग हमने डिटेल में देखा है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आएगा, इसमें डायग्राम नहीं है, इसलिए जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं होगा उसे बहुत पॉइंट वाइज आपको लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट ऑफ गेटिंग सिस्टम। फिर से गेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट हुआ है,
लेकिन रिपीट हुआ है इसका मतलब इसे करके रखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आएगा ही. एक्सप्लेन विथ नीड स्केच द प्रोसेस ऑफ डाई कास्टिंग, स्टेट इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, रिपीटेड डाई कास्टिंग. व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फर्नेसेज यूज इन फाउंड्री, लिस्ट बनाना है फर्नेस की. एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कुपोला फर्नेस. फिर से कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है. मार्क के हिसाब से बहुत संभल के लिखना है इस तरह के क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा लिखते नहीं बैठना कि टाइम ना सफिशिएंट हो आपके लिए. 33rd नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग विथ नीड स्केच. ओनली सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पूछा है, मतलब ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग ही, मैं हर बार बता रहा हूँ आपको. 34th, what are the requirements of ideal gating system? Explain with neat sketch the different gates used in a mold making. Ideal gating system के requirement, उसके बाद 4 तरह के गेट, टॉप, बॉटम, पार्टिंग लाइन, स्टेप. 35th, कंपेयर हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग, कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग विद नीट स्केच. तो कंपेयर के क्वेश्चन जनरली टेबुलेटेड फॉर्म में लिखिए. पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए. सबसे पहले हॉट चेम्बर एक तरफ, कोल्ड चेम्बर एक तरफ. डिफरेंस वाले क्वेश्चन जैसे लिखते हैं सेम. और डायग्राम बनाना है, छोटी डायग्राम ही बनाओ, लेकिन बनाओ इसमें डायग्राम. 36th, स्टेट वेरियस टाइप्स ऑफ फर्नेसेस, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ कुपोला. तो आपने देखा होगा फर्नेस में सबसे पॉपुलर क्या है, कुपोला. 37th, स्टेट द मेथड ऑफ क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग. क्लीनिंग कास्टिंग की हमने पूरी प्रोसीजर देखी है. डिस्कस द मेथड यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ स्मॉल साइज कास्टिंग. चाहे स्मॉल साइज कास्टिंग हो या लार्ज साइज हो, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होती है. सो विद दिस कंप्लीट क्वेश्चन बैंक के साथ हमने इस यूनिट को कवर कर लिया है. थैंक यू फॉर listening. With this we will end our today's lecture.